डिजिटल अवेयरनेस एंड एनालिटिकल एबिलिटी सेमेस्टर फिफ्थ का को करिकुलर सब्जेक्ट बीए बीएससी बीकॉम सबका। और मैं एक ये 2 पन्ने का पीडीएफ लेके आया हूं बस इस आशय से, इस पर्पज से कि अगर आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपका एग्जाम कल है या बहुत ही जल्दी आने वाला है या इसको पढ़ने के लिए आपके पास टाइम नहीं है, तो जो मॉडल्स से आप पढ़ रहे हैं या जो भी चीजें आप देख रहे हैं, तो आप केवल इन पॉइंट्स को एक बार समझ लें और ये देख लें कि और पेपर्स में किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं, जिससे आप जितनी भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उसको इस तरह से कर पाए कि जो क्वालिफाई होने वाला सिस्टम है वो आप अचीव कर लें। सबसे पहले मैं पुनः आप सबका स्वागत करता हूं अपनी वीडियो में। मैं प्रणय, आपने मुझे पहचान लिया होगा ऐसा ही मैं उम्मीद करता हूं। और अगर आप मेरी आवाज को साफ साफ सुन पा रहे हैं तो प्लीज एक बार हेलो टाइप कर दीजिएगा, सो दैट आई नो कि आप यहाँ पे हैं। अगर आपको लगता है कि मैं जो भी आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ टाइम टू टाइम, एक्स्ट्रा टाइम निकाल के, उससे आपको कुछ मदद मिलती है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। और ऑल दी बेस्ट, बहुत बहुत आगे बढ़िए, अपने एग्जाम्स को क्रैक करते जाइए और लाइफ में कुछ बहुत बड़ा अचीव करिए, ऐसी मेरी इच्छा है। क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है दोनों बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहली बात, अगर आप मैथ्स में वीक हैं, रीजनिंग में वीक हैं, तो कंप्यूटर वाले पार्ट को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। मैथ्स और रीजनिंग में भी कितना करना है वो मैं यहाँ आपको बताने की कोशिश करूंगा। ये पीडीएफ आपसे शेयर कर दूंगा अभी ग्रुप्स में, कुछ लिंक्स दिए हैं शेयर कर दूंगा अभी ग्रुप्स में, कुछ पीडीएफ मिली है मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं, दोबारा शेयर कर दूंगा। ये पेपर में ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं। इससे हमको इतना आइडिया जरूर हो जाएगा कि 75 अगर क्वेश्चन आ रहे हैं या 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 40-50% जो हमारे क्वालिफाई करने के लिए सफिशिएंट है वो हम लोग अचीव कर लेंगे, इवन दो अगर हमारे मैथ रीजनिंग जैसे सब्जेक्ट वीक हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये चीज समझिए क्या लिखा है मैंने यहाँ पे। नंबर 1 पॉइंट, इनको मैं कहता हूं बॉस पॉइंट्स। बॉस पॉइंट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, ये बॉस पॉइंट्स है, ये आपको बॉस बना देते हैं। मैं ये कहूंगा आपसे कि A1 के बराबर होता है, B2 के बराबर होता है, इसको समझना है। इसको क्यों मैं आपको बोल रहा हूं, देखो यहाँ पे मैं आपको सिंपल सी एक बात करके बता रहा हूं, उसको आप समझ लीजिएगा। मैं यहाँ ये कह रहा हूं कि A = 1 और B = 2 और C = 3, कुछ नहीं, 26 अल्फाबेट होते हैं, ए से लेके जेड तक 26 होते हैं टोटल। तो जो ए है वो पहला है तो उसको 1 वैल्यू दे दिया, जेड 26वां है तो उसको 26 वैल्यू दे दिया। एक तो ये बात ध्यान रखिएगा। दूसरी बात ये ध्यान रखिएगा कि हो सकता है कि रिवर्स में चल रहा हो सारा मामला। मतलब वो कह रहा है कि Z तो 1 के बराबर है, तो A जो है वो कितने के बराबर हो जाएगा। अगर Z 1 के बराबर है, A 26 के बराबर हो जाएगा। तो यानी ये कहने का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि आप ये समझ लीजिए कि ऐसे सवाल पेपर में आएंगे कि आपसे पूछेगा A1 के बराबर है, B2 के बराबर है, या A उल्टा करके देखेंगे तो 26 के बराबर, तो B 25 के बराबर होगा, Z 1 के बराबर होगा। तो आपसे सवाल पूछ लेगा, भैया ये बताओ ए प्लस बी, सॉरी मैं प्लस लगाना चाह रहा हूं, ये सॉरी, ये हाँ, A+B+C कितने के बराबर हुआ। तो आप सिंपल से A की वैल्यू 1 है, B की वैल्यू 2 है, C की वैल्यू 3 है, इन तीनों को ऐड करके 6 के बराबर आंसर हो जाएगा। ये वाला सवाल पेपर में पूछता ही पूछता है। इसके अलावा कोडिंग कह सकता है, वो कह सकता है कि जैसे किसी का नाम कैट, कैट को अगर किसी लैंग्वेज में क्या लिखा जाता है, कैट को किसी लैंग्वेज में लिखा जाता है, कैट का हो गया 3, ए का हो गया 1, और टी, टी का कितना होगा भाई, सबसे पहले कोई बताना चाहेगा मुझे, टी का कितना होगा। देखो ऐसे करो, ABCDEFGHIJKLMNOPQRST, टी तक पहुंच गए। सिंपल गिनती चलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, N 14 आ गया हमारा, 15 16 17 18 19 20। तो कैट को क्या लिखेंगे हम इस लैंग्वेज में, 3120, ये हो गया कैट। तो अगर कैट को 3120 लिखा जाता है तो डॉग को क्या लिखा जाएगा। यानी आप यहां से समझ जाएंगे, कैट को 3 बोल रहा है, ए को 1 बोल रहा है, यानी 1 to 26 वाले सीक्वेंस में ये चल रहा है। तो डॉग को क्या बोलेंगे, डी का 4 हो गया, ओ की जो वैल्यू निकले और जी की जो वैल्यू निकले, आप आंसर करने में बहुत इजीली सक्षम हो जाएंगे। तो ये वाले हमको समझ लेने हैं कि ए का 1 होगा और जेड की 26 वैल्यू होगी। इससे कोडिंग डिकोडिंग के सवाल एक आध जरूर पेपर में आ जाएंगे। डिक्शनरी अरेंजमेंट समझना है आपको। जब आपको डिक्शनरी देखते हैं, पेपर में सवाल आपसे पूछ सकता है कि डिक्शनरी की तरह अरेंज करो। डिक्शनरी में कैसे अरेंजमेंट होता है, अजय और अभय में से कौन सा पहले लिखा जाएगा। अगर आप एक डिक्शनरी खोल के देख रहे होंगे तो उस डिक्शनरी में अजय पहले मिलेगा कि अभय पहले मिलेगा, ये बताओ आप।
आप सीरियल से देख रहे होंगे तो अजय पहले मिलेगा कि अभय पहले मिलेगा, ये आपसे सवाल वो कर सकता है रीजनिंग के पेपर में। बच्चों बड़ा सिंपल सी बात है, ए दोनों में आ रहा है तो यहां तो हम कंफ्यूज रहेंगे, बट सेकंड में यहां पे बी आ रहा है और यहां पे जे आ रहा है। अब बी पहले आता है, जे बाद में आता है, तो अभय आपको डिक्शनरी में ऊपर मिलेगा, अजय आपको डिक्शनरी में बाद में मिलेगा। ठीक है, अजय अभय अजय अभय, ठीक है। डिक्शनरी अरेंजमेंट आपको पता होना चाहिए। पीपल को कंपेयर करना आना चाहिए, ये सवाल तो पेपर में पूछता है। वो कह रहा है भैया डॉक्टर के लिए जैसे पेशेंट है वैसे ही टीचर के लिए स्टूडेंट है, सही बात है ना। मगर मेरे लिए तो खैर तुम लोग दोस्त हो, है ना, वी आर फ्रेंड्स। बट डॉक्टर के लिए जिस तरह पेशेंट है, टीचर के लिए स्टूडेंट है। सन सूरज से दिन होता है और नाइट किससे होती है, मून से होती है। तो बताओ, शूज अगर फीट में पहने जाते हैं तो ग्लव्स कहां पहने जाते हैं? शूज अगर फीट में पहने जाते हैं तो ग्लव्स कहां पहने जाते हैं? आप ही लोग बता दीजिए जरा। यस, ग्लव्स पहने जाते हैं हैंड्स में। शूज अगर वहां पहनोगे तो ग्लव्स को पहनोगे हैंड में। इस तरह जैसे देखो यहां पूछ रहा है फ्लोट सिंक, तो बोर्ड का क्या, थर्मोमीटर से टेम्परेचर नपता है तो ग्लूकोमीटर से शुगर नपती है, ब्लड शुगर। ब्लड शुगर नापने के लिए क्या यूज किया जाता है? ग्लूकोमीटर का यूज किया जाता है। इन सब में से ऑड कौन सा है, अजीब कौन सा लग रहा है? नोज, ईयर, आई या ब्रेन? नोज, ईयर, आई सेंस ऑर्गन से, नोज से हम सूंघते हैं, ईयर से हम सुनते हैं, आई से हम देखते हैं, ब्रेन इनमें एकदम अलग दिखाई दे रहा है। देखो यहां पे कह रहा है अगर पाइप 169 165 लिखा जाता है तो स्वान क्या लिखा जाएगा? अगर पाइप को 169 165 लिखा जाता है मतलब पी का हो गया 16 आई पाइप। अब देखो हमने एबीसीडी टाइप करी थी ना यहाँ पे अभी, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। आई की वैल्यू होती है 9, देखो इसने वही बात कही है। पी की 16 है, आई की 9 है, फिर बी की 16, ई, ए बी सी डी ई पांचवा होता है, तो इसने ए को 1 और जेड को 26 रख के सवाल किया है। अब स्वान सिंपली हम निकाल देंगे। वो कह रहा है लास्ट डिजिट क्या होगा स्वान का, मतलब एन की पूछ रहा है, एन की। तो एन होता है 14 के बराबर 14, और 14 का आखिरी होता है 4। इस तरह के सवाल देखो वो आपसे पेपर में पूछने जा रहा है। देखो 17th क्वेश्चन पे जरा गौर करिए। इसको टेक्निक से नहीं, इसको जनरल नॉलेज से भी हम सेल्फ सॉल्व कर सकते हैं। क्या सवाल कर रहा है? अमर, समर और अजहर तीनों की एज मिला के 80 साल है। अमर, समर और अजहर, आप लोगों को बताना इसका आंसर कमेंट में। अमर, समर और अजहर की मिला के एज अगर 80 साल है तो 4 साल पहले इनकी मिला के एज कितनी थी? आप इसका आंसर जल्दी से क्या लगाएंगे बताएं लिख के। कितने लोग कह रहे हैं 76 इसका राइट आंसर है? भाई इन तीनों की एज मिला के 80 साल थी तो 4 साल पहले कितनी रही होगी? अगर आप 76 लिख के आएंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। कॉमन सेंस का यूज करना है। कॉमन सेंस ये होगा कि अमर, समर और अजहर 80 साल के मिला के थे। 4 साल पहले अमर भी 4 साल छोटा होगा, समर भी 4 साल छोटा होगा, अजहर भी 4 साल छोटा होगा। 12 साल कम करने हैं, 12 साल। 68 इसका सही आंसर होगा। देखो डिक्शनरी वाला भी मैंने बोला अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगा दो भैया, ये देखो इसने कह दिया डिक्शनरी में कैसे लिखोगे इनको। देखो अबेंडन, एक्यूटेट, एक्यूमुलेट, एक्विट, अबेंडन। अच्छा ये सीरियल बता रहा है यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या आएगा ये आपको बताना है इसके अंदर। तो ए बी अबेंडन सबसे पहले आएगा, फिर ए सी ए सी ए सी तीनों में है। ये हम इस तरीके से देखेंगे। देखो इसमें भी एसी है, इसमें भी एसी है, ये तो एबेंडन तो सबसे पहले आएगा ही आएगा। एसी 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 तीनों में है तो अब कॉमन हो गया। अब थर्ड वाले पे चलेगा, इसमें टी है, इसमें सी है, इसमें क्यू है, यानी भाई ये पहले आएगा क्योंकि इसमें सी आ रहा है। सी के बाद आता है टी और टी के बाद आता है क्यू। तो ये इस तरीके से सीरियल आप लोग अरेंज कर लोगे। तो ये वाले सवाल अच्छे से समझ के जाने हैं, पेपर में पूछे ही पूछे जाने हैं, पिछले पेपर में भी पूछे हुए हैं। इस पेपर का पीडीएफ चाहिए हो मैं ग्रुप में डाल दूंगा, बट मैं ऑलरेडी एक वीडियो के माध्यम से शेयर कर चुका हूं, मैं अभी आप लोगों को भेज दूंगा। पीपल को कंपेयर करना सीख लो, डॉक्टर टू पेशेंट, चूज टू फीड, ग्लव्स टू हैंड। डिस्टेंस, टाइम एंड डायरेक्शन को अंडरस्टैंड करो। एक तो ये समझ लो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, उत्तर दक्षिण पश्चिम और पूर्व कहाँ कहाँ होते हैं समझ लो। तो ध्यान रखना नॉर्थ हमेशा ऊपर होता है, साउथ हमेशा नीचे होता है। नॉर्थ मतलब उत्तर, दक्षिण, साउथ नीचे होता है। पूर्व और पश्चिम, पश्चिम मतलब वेस्ट, वेस्ट हमेशा हमारे बनाते समय लेफ्ट में, बनाते समय लेफ्ट में, और ईस्ट हमेशा राइट में होगा। इसको रट के चले जाना। पेपर में आपसे सवाल करेगा एक व्यक्ति है 10 किलोमीटर नॉर्थ चलता है, तो ऐसे लाइन बना देना 10 किलोमीटर, जैसे इस तरह का सवाल करता है।
अगर कोई व्यक्ति एक स्टार्टिंग पॉइंट से 10 किलोमीटर साउथ चलेगा, पहले तो देखो ये 10 किलोमीटर साउथ चलेगा, फिर कहेगा कि वो स्टार्टिंग पॉइंट से मतलब इस वाले पॉइंट से 15 किलोमीटर ईस्ट जा रहा है, तो देखो ऐसे करके चला जाएगा। फिर 10 किलोमीटर फिर नॉर्थ जा रहा है, तो देखो ऐसे चलेगा। अब पूछ रहा है ये यहां से कितना दूर हुआ, ये वाला पूछ रहा है, तो भाई 15 किलोमीटर ही हुआ ना, ये 15 किलोमीटर। अगर आप ड्रॉ करना सीख जाओगे नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट को, तो इजीली इस वाले सवाल को भी सॉल्व कर लोगे। वैसे कोई इतना लोड मत लो इसमें। एज आई सेड कि अगर कोई सवाल नहीं आ रहा है तो छोड़ के आ जाना भाई, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। 40-45 क्वेश्चन दोनों में से मिला के हो जाना चाहिए। आपको ये समझना है कि एक घंटे में अगर 30 किलोमीटर चल रहे हैं तो 3 घंटे में कितने चलेंगे। स्पीड होती है 30 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर। एक घंटे में 30 चल रहे हैं तो 3 घंटे में कितने चलेंगे, 3 घंटे में कितने चलेंगे, 90 किलोमीटर चलेंगे, है ना। एक घंटे में 30, 2 घंटे में 60, 3 घंटे में 90, ऐसे करके कैलकुलेट करिए, स्लोली कैलकुलेट करिए, जल्दी मत करिए। डिस्काउंट और परसेंटेज को समझ लीजिए। इसके लिए आपको समझना है कॉस्ट प्राइस, सेल प्राइस और प्रॉफिट। देखो इसको मैं आपको यहां समझा देता हूं, अच्छे से इस बात को देख लेना एक बार। कॉस्ट प्राइस मतलब वो प्राइस जो बनाने का प्राइस है किसी चीज को, बनाना का नहीं, बनाने का प्राइस। सेल प्राइस मतलब वो प्राइस जो जिस प्राइस पे बेच रहा है कोई इसको। और प्रॉफिट क्या हुआ, बेचने के प्राइस, और कॉस्ट प्राइस मतलब बनाने की कीमत और बेचने की कीमत का जो डिफरेंस है वो होता है हमारा प्रॉफिट। तो ये हमको पता होना चाहिए। सेल प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस बिक्री का मूल्य, और किसी चीज की लागत बनाने का मूल्य क्या पड़ रहा है उसको जो माइनस करते हैं तो प्रॉफिट पे आ जाते हैं। तो कोई अगर आपसे कहे कि एक व्यक्ति 100 रुपए की चीज में, 100 रुपए की चीज में 15% का डिस्काउंट दे रहा है, तो ये चीज कितने रुपए की बिकेगी, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ कितने की बिकेगी। परसेंटेज निकालने का सिंपल सा वही तरीका अपनाना है, जो भी चीज दी हो 100 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 100 कर देना। 15 रुपए कम कर दोगे, 15 रुपए का डिस्काउंट मतलब 85 रुपीज की वो चीज को बेचेगा। भाई यहाँ एक क्लास के अंदर सारी चीजें तो नहीं बता पाऊंगा, सिखा पाऊंगा, लेकिन परसेंटेज को जरूर सीख के चले जाना, क्योंकि पेपर में परसेंटेज के ऊपर सवाल आया। अच्छा देखो, जैसे ये सवाल आ जाएगा, एक एप्पल की कीमत 7 रुपए है, यहां हम लिख लेते हैं, चलो ठीक है। इस वाली शीट में एक एप्पल की कीमत 7 रुपए है, और कह रहा है कि एक बनाना की कीमत 5 रुपए है, बनाना की कीमत 5 रुपए है, और टोटल पैसे कितने हैं उसके पास भाई, टोटल 38 रुपए है सोनू के पास, टोटल 38 रुपए है। तो ऐसे केस में कितने एप्पल खरीद सकता है वो, हाउ मैनी एप्पल्स, इसका मतलब वो जानना चाहता है ज्यादा से ज्यादा कितने एप्पल खरीद सकता है। तो देखो इसको ज्यादा मैथमेटिक लगाने के लिए सिंपल टर्म्स में समझना। अगर ये बंदा 5 एप्पल खरीद लेता है, 5 एप्पल की कीमत हो गई 7×5 = 35 रुपए, तो ये बनाना खरीद ही नहीं पाएगा, क्योंकि इस पे तो 38 रुपए, 3 रुपए वेस्ट हो जाएंगे, इसीलिए मतलब 5 तो नहीं खरीद सकता। अगर ये 4 एप्पल खरीदता है तो 4 एप्पल की कीमत हो गई 28 रुपए, और 2 बनाना की कीमत हो गई 10 रुपए, यानी ये 38 रुपए खर्च कर सकता है। इस तरीके से सिंपली इसका आंसर निकाल देंगे कि भैया ये 4 बनाना खरीद सकता है, 4। सबको क्लियर हो गया, आवाज आ रही है, अच्छे से सुन रहे हैं मेरी बात को। एक बार यस सर लिख दीजिएगा, हम स्पीड में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। जो जो पॉइंट्स आपको दे रहा हूं ना, इस पॉइंट्स को पेपर के लिए जरूर पढ़ के चले जाना। ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर पता होना चाहिए आपको। ये पता होना चाहिए कि ऑड नंबर जो होते हैं, ऑड नंबर को हिंदी में कहते हैं सम, और इवन को कहते हैं विषम। ऑड नंबर होते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, मतलब जो 2 से मल्टीप्लाई होने वाले नंबर है वो ऑड नंबर है। और 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये होते हैं इवन नंबर, सॉरी ये होते हैं ऑड नंबर, ये होते हैं इवन नंबर। आपको पता है अच्छे से, आपका ऑड सेमेस्टर इवन सेमेस्टर चलता है, बस उसी तरीके से ऑड सेमेस्टर की तरह। ऑड सेमेस्टर होता है 1, 3, 5, इवन सेमेस्टर होता है 2, 4, 6। आपको पता होना चाहिए, पेपर में पूछ ले भैया ऑड नंबर है कि इवन नंबर है। प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्राइम नंबर ऐसा नंबर होता है जो केवल खुद से डिवाइड होता है। जैसे कि 4 की बात करूं अगर मैं, तो 4 देखो 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 4 जो है, और 4 से भी डिवाइड हो रहा है। 4 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 4 से भी डिवाइड हो रहा है ना। 2 2 जा 4, 1 4 जा 4, और 4 1 जा 4। पर जो हमारा 3 है, 3 केवल 3 से डिवाइड हो रहा है और 1 से डिवाइड हो रहा है। 1 से तो सभी डिवाइड हो जाएंगे,
तो 3 जो है हमारा प्राइम नंबर है। 3 के बाद प्राइम नंबर है 7, 7 के बाद प्राइम नंबर है 9, 9 है, 9 है, नहीं 9 नहीं है, क्योंकि 9 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 9 9 से भी डिवाइड। फिर अगला नंबर है 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17। तो आपसे कहे इनमें से प्राइम नंबर पहचानो, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आराम से पहचान लेना। जो केवल खुद से डिवाइड होते हो वो प्राइम नंबर होते हैं। इस ये देखो, नेक्स्ट टर्म इन सीरीज 3 8 15, ये वाला पेपर में सवाल आया था, दिखा रहा हूं, देखो ये रहा। इस सीरीज में नेक्स्ट टर्म क्या होगा, 0 3 8 15 ना। यहां हमको मेरी मेंटल एबिलिटी को देखने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। भैया 0 से 3 मतलब 3 बढ़ा, 3 से 8 मतलब 5 बढ़ा, 8 से 15 मतलब 7 बढ़ा। कैसे बढ़ रहा है, 3 5 7। तो अब की बार कितना बढ़ेगा, कमेंट करके बताओ सब लोग। पहले 3 बढ़ा, फिर 5 बढ़ा, फिर 7 बढ़ा, बिल्कुल अब बढ़ेगा 9। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24। एक ये भी बड़ा ही खतरनाक सवाल है कि एक टेलीफोन नंबर, एक टेलीफोन का जो डायल होता है, मैं आपको दिखाता हूं टेलीफोन का जो डायल होता है। ये मेरे टेलीफोन का डायल है, ठीक है, ये मेरे टेलीफोन का डायल है। वो कह रहा है कि इस डायल के ऊपर, इस डायल के ऊपर, ये देखो ये टेलीफोन का डायल जो है हमारा, इस डायल के ऊपर क्या क्या ले, इस इन सारे असंख्याओं का मल्टीप्लाई कितना होगा। मतलब वो ये कह रहा है कि आपके टेलीफोन में नंबर डालने खोलते हो तो आपके सामने आता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। इनको मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई, तो इक्वल टू कितना आएगा, जल्दी कमेंट करके बताओ मेरे को। कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, मोबाइल फोन यूज कर सकते हो, जो चाहे यूज करते हो, मुझे कमेंट करके बताओ। उसके बाद मैं इसका आंसर बताता हूँ, तब तक हमें चल जल्दी से तुम लोग आंसर बताओ इसका। ठीक है, रिलेशंस वाले क्वेश्चंस को जानना बहुत ही जरूरी है। एक रिलेशन वाला क्वेश्चन यहाँ पे है मेरे पास, जैसे ये है, एक फोटो की ओर इशारा करते हुए दिनेश कहता है कि उसके पिता मेरी माता के इकलौते पुत्र हैं। ध्यान रखो, रिलेशन वाले सवाल जब भी सॉल्व करने हैं ना, जब भी सॉल्व करने हैं, उस रिश्ते में खुद घुस जाओ। वो कह रहा है कि एक फोटो की ओर इशारा करते हुए दिनेश की जगह खुद आ जाओ। मैंने कहा, एक फोटो की ओर इशारा करते हुए मैंने कहा, उस फोटो की ओर इशारा करते कि उसके पिता, इस फोटो में जो पिता है वो मेरी माता, मेरी मम्मी के इकलौते पुत्र है। वो जो फोटो में है वो मेरी मम्मी का इकलौता पुत्र है। नहीं नहीं सॉरी, उसके पिता, वो जो फोटो में है उसके जो पिता हैं, फोटो में जो व्यक्ति है उसके जो पिता है। फोटो देख लो, तुम्हें मेरी फोटो दिखाई दे रही है, तो मैं अपनी फोटो दिखाते हुए कह रहा हूं कि उसके पिता मेरी माता के, मेरी माता का इकलौते पुत्र है। मैं किसकी बात कर रहा हूं, फोटो में कौन है, उसके पिता। देखो ध्यान से सुनो, उसके पिता जो हैं मेरी माता के इकलौते पुत्र हैं, यानी मैं अपने ही बेटे की बात कर रहा हूं। उसके पिता, फोटो में जो पिता है वो मेरी माँ का इकलौता बेटा मैं, वो मेरे ही बेटे की फोटो लगी हुई है। ऐसे करके आप करेंगे तो हो जाएगा। इसकी माँ मेरी सास की इकलौती पुत्री है। इसकी माँ मेरी, अब मैं फोटो दिखा के कह रहा हूं, एक महिला का परिचय दे रहा हूं कि इसकी माँ, मान लो मैं किसी फोटो में, इसकी माँ, इसकी माँ मेरी सास, मेरी सास की इकलौती पुत्री मतलब मेरी वाइफ, वो कौन है, इस फोटो वाले की माँ है। इजीली सॉल्व कर लोगे इस तरीके से घुस के जब करोगे। इसकी माँ मेरी सास की इकलौती पुत्री है, मतलब मैं कह रहा हूं मेरी सास की इकलौती पुत्री मेरी बीवी है, वो इस फोटो वाले की माँ है। तो मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं अपनी पुत्र पिता, एक महिला का परिचय, एक व्यक्ति, इस पर व्यक्ति उस महिला का क्या लगता है, व्यक्ति उस महिला का पति लगता है। मैं कह रहा हूं इसकी माँ जो है, इस बच्चे की माँ जो है वो मेरी सास की इकलौती पुत्री है। तो सिंपल सा इसके अंदर अपने आप को एस्टेब्लिश कर लो। अब जरा इस वाले सवाल का जवाब दे दो सब लोग। इस वाले, मैंने यहां कुछ गलत कर दिया क्या, एक महिला का परिचय एक व्यक्ति इस प्रकार कराता है कि इसकी माँ, इसकी माँ मेरी सास की इकलौती पुत्री है। व्यक्ति उसमें मेरी सास की इकलौती पुत्री मतलब मेरी वाइफ, इसकी माँ है, इसकी माँ है, मेरी वाइफ इसकी माँ है। तो मैं किसकी बात कर रहा हूं, उस व्यक्ति उस महिला का क्या लगता है, क्या लगता है, तो पति लगता है। ठीक है ना, सही कर रहा हूं ना मैं, अगर मैं गलत कर रहा हूं तो मुझे बता देना, मैं थोड़ा सा जल्दी में आ गया हूं उसमें। चलो, 19 क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ फोन नंबर इन अ डायल। तो अगर आप मल्टीप्लाई करके बैठ गए होगे, आपने बहुत सारे नंबर दे दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 दे दिया है, तो भाई इसका आंसर कुछ भी 1,63,000 या 1,04,00,000
64,000 नहीं होगा। इसका सुनो, पहले तो बात सुनो, मुझे इस वाले सवाल में अपनी गलती समझ में आ गई है। अब आप लोग कमेंट करके मेरे को बताएं कि इसका सही आंसर क्या है, और मैं आप लोगों को वीडियो के एंड में या ग्रुप में लिख के बता रहा हूं कि इसका सही आंसर क्या है। मैं एक गलती कर रहा था, वो समझ में आ गया। हालांकि मेरी बात वहीं की वहीं आ जाती है, किसी भी रिलेशन के पेपर को सॉल्व करते समय अपने आप को उस रिश्ते में रख के देखेंगे, जल्दी सॉल्व हो जाएगा। भाई इसका सही आंसर डी होगा, नन। क्योंकि 1 into 2 करोगे, 2 into 3 करोगे, सबका मल्टीप्लाई करने के बाद जैसे ही आप इसको जीरो से मल्टीप्लाई करोगे, किसी भी चीज को अगर जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा जीरो। आंसर आएगा जीरो। तो इसका आंसर है जीरो। कितना मतलब बेकार सा आंसर है ना, जीरो। आप में से कई लोगों ने गलत कर दिया। और ये रिलेशन वाले सवाल की जो गलती है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, मैं भी आपको रिप्लाई करूंगा। अब स्पीड में आगे चलते हैं। पोजीशन जान लीजिए, रैंक सिस्टम। रैंक सिस्टम के ऊपर भी काफी सारे सवाल इस पेपर के अंदर आए थे। मैं आपको बताता हूं, आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। इन अ रो ऑफ ट्रीज, एक ट्री 7th फ्रॉम लेफ्ट है एंड 14 फ्रॉम राइट है, तो वहां पे हाउ मेनी ट्रीज आर देयर इन द रो। कह रहा है अगर एक ट्रीज की रो लगी हुई है, ये रैंक वाले सवाल है, एक ट्रीज की रो लगी हुई है, एक ट्री जो है लेफ्ट साइड से हम शुरू करते हैं और 7वें स्थान पे आता है। 1 2 3, देखो इस तरीके से आता है। यहां बनाए थे, लेफ्ट साइड से शुरू करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 स्थान पे आता है। और जब राइट साइड से शुरू करते हैं, राइट साइड से शुरू करते हैं, तो वो आता है 14 पे। यहां पे लिखता हूं 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, 2 1। वो कह रहा है ये वाला जो ट्री है ना, ये वाला ट्री देखो, ये वाला 7 और 14 वाला, ये एक ही ट्री है। इधर से 7वें पे, इधर से 14वें पे। टोटल कितने ट्री हैं काउंट कर लो भैया। 14 तो ये रहे और 6 ये रहे, टोटल 20 ट्री हैं। 7 तो यही है ना 14 वाला। टोटल आंसर हो गया आपका 20 ट्रीज आर अवेलेबल। सी इसका आंसर होगा। रैंक वाला आपको आना चाहिए। इसी तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। रमेश की रैंक 13वीं क्लास में, टोटल 13 स्टूडेंट हैं, तो रैंक वाले जितने सवाल आपके मॉडल्स में आपकी किताब में दिए, सबको पढ़ के जाना। मैथ को कैसे सॉल्व करना है, बेसिक कैलकुलेशन करनी है, जितनी लंबी मल्टीप्लाई डिवाइड कर सको। शॉर्ट ट्रिक्स को सीखने की कोशिश मत करना। एंड टाइम पे अगर आप पढ़ रहे हैं, पहले से आती है तो बहुत ही अच्छी बात है। जितने मैथ के मैक्सिमम टू मैक्सिमम सवाल आप इसमें से सॉल्व कर पाए, तो आप उसको आराम से सॉल्व कर लीजिए। जो नहीं कर पाए, देखो क्यूब वाले सवाल बहुत इजी होते हैं। मैं यहाँ पे तो आपको एक क्लास में नहीं समझा सकता, इसके लिए आप चाहोगे तो मैं लिंक भेज सकता हूँ आपको वेरियस क्लासेस के। पर ये वाले जो सवाल है, जैसे विच इज द नेक्स्ट टर्म इन सीरीज 7 26 63 124, तो अगला कौन सा होगा भैया, समझने की कोशिश करना है कि इन लोगों ने कैसे निकाला। शायद इन्होंने ऐसे निकाला है, 2 का 2 into 3 + 1 है, 3 का स्क्वायर 27, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर, ये कैसे न, 5 का स्क्वायर +1, 6 का स्क्वायर, नहीं नहीं, 8 का स्क्वायर -1 हो गया ये। ओके ओके, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, ऐसे निकाला है। 2 into 2 into 2, ये हो गया 8, 8 - 1 7, 3 into 3 into 3 27, -1 26। फिर आ गया 4 into 4 into 4 64, -1। फिर 5 into 5 into 5 -1। अब होगा 6 into 6 into 6 -1। 6 6 36, 36 6 216, -1 15, 206 बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से आपको पैटर्न कैच करना है। आप समझ गए ना मैं क्या बोल रहा हूं। 726 कैसे आया है, ये ऐसे आया, देखो मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रहा हूं। ये ऐसे आया है, 2 into 2 into 2, 2 2 4, 4 2 8 होता है। 8 में से -1 कर दिया, =7 आ गया। फिर इनने कहा 3 into 3 into 3 कितना होता है, 3 3 9, 9 3 27, -1 कर दिया, आ गया 26। देखो इस तरीके से इस वाली सीरीज को बना रखा है। तो अब नेक्स्ट होगा 5 का, ये हो गया 5 into 5 25, 25 5 जा 125, 125 -1 124। तो अब करेंगे 6 into 6 into 6 -1। इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ऐसे सिंपल कैलकुलेशन से चलेंगे, ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। कंप्यूटर्स में क्या पढ़ना है, देखो सीपीयू के दो हिस्से होते हैं, एएलयू। इस तरह के सवालों को ध्यान से समझना है कि एएलयू का क्या काम होता है। एएलयू की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स यहाँ दे दिए, इंपॉर्टेंट शॉर्टकट यहाँ दे दिए हैं। इसके अलावा मैंने कुछ पीडीएफ्स भी आपसे शेयर करी हैं, नहीं हुई हैं तो भी दोबारा कर दूंगा। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर का लिंक शेयर किया है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर का शेयर लिंक किया है। यहाँ पे बस क्लिक करिएगा तो ये इस तरीके से खुल के आ जाएगा। इसके अंदर बहुत सारी चीजें पढ़ने के लिए हैं।
पर आप इसमें नीचे से उल्टा पढ़ना शुरू करिएगा, ठीक है। उल्टे पढ़ने में आपको ये मिल जाएगा कि जो 5वीं जनरेशन चल रही है उसमें एआई आ गया है। इसके अलावा चौथे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर आया था। पेपर में सवाल कर सकता है माइक्रो प्रोसेसर कौन सी जनरेशन में आया था? चौथी जनरेशन के अंदर आया था। तीसरी जनरेशन में क्या हुआ था? तीसरी आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट कब आए थे? तीसरी जनरेशन में आए थे। सेकंड जनरेशन में क्या हुआ था? सेकंड जनरेशन में पंच कार्ड चलते थे और ये सब चीजें जो हैं, वैक्यूम ट्यूब्स आई थी सेकंड जनरेशन के अंदर। फर्स्ट जनरेशन में क्या हुआ था, उससे पहले कैसे होते थे, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर का टाइमिंग इसके अंदर दिया हुआ है। ये सारी चीजें पढ़ लीजिएगा। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में अच्छी खासी लंबी चौड़ी ये स्लाइड है, 10-15 पन्ने की, हाल पढ़ लोगे। इन सबको पढ़ के कंप्लीट कर लीजिएगा। इसलिए कंपाइल किया है पेपर के एंगल से। इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स अटैच कर दिए हैं। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में अंतर पता होना चाहिए। ये जो मेरा फोन है ये एक हार्डवेयर है, जिसको छू सकते हो वो एक हार्डवेयर है। प्रिंटर हार्डवेयर है, कंप्यूटर हार्डवेयर है, माउस हार्डवेयर है, फोन हार्डवेयर है, ठीक है, चार्जर हार्डवेयर है, रिमोट हार्डवेयर है। लेकिन इस फोन के अंदर जो यूट्यूब की एप्लीकेशन पड़ी हुई है, इस फोन के अंदर यूट्यूब की जो एप्लीकेशन पड़ी है वो एक सॉफ्टवेयर है, उसको हम छू नहीं सकते। इसको हमको समझना है। इसके अलावा हमें समझना है कि सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। जो सॉफ्टवेयर हम सब यूज करते हैं, जैसे यूट्यूब, जैसे व्हाट्सएप, मतलब जो हम किसी काम में अप्लाई करते हैं, वो होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और जो हमारे कंप्यूटर्स को, हमारे मोबाइल को चलाने के सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे विंडोज, जैसे एंड्रॉइड, ये कहलाते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। टफ लगे तो ज्यादा डिटेल में मत जाना, जितना मैक्सिमम कवर अप कर सकते हैं करिए। बाकी डिटेल्ड वीडियोस, अगर आपका पेपर दूर है तो डिटेल्ड वीडियोस में देख लीजिएगा, पास है तो अभी इसको फोकस करिएगा। इनपुट आउटपुट डिवाइस की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। कुछ नहीं करना है भाई, गूगल में जाना, यहाँ पे गूगल टाइप करना, गूगल बाबा की जय टाइप करना, इनपुट आउटपुट डिवाइस पे कर देना। यहाँ आपको अच्छा खासा इजीली देखने को मिल जाएगा। भैया इमेजेस में चले जाना चाहो तो इमेजेस में जाके आपको भरपूर टाइप की इमेजेस मिल जाएंगी। ऐसे डिवाइसेस जिनके माध्यम से आप कंप्यूटर के अंदर कुछ डालते हैं वो इनपुट होता है, और कंप्यूटर आउटपुट उसका जवाब देता है, वो आउटपुट होता है। जैसे मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर मुझे दिख रहा है, ये मेरा आउटपुट डिवाइस है। इस माउथ के माध्यम से मैं क्लिक कर रहा हूं, जैसे मैं यहाँ टाइप कर रहा हूं कीबोर्ड के माध्यम से, ये मेरा एक इनपुट डिवाइस है। इनपुट आउटपुट डिवाइस को रट जाना। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, चार्ल्स बाबेज के बारे में पढ़ लेना। आईसी जो मैंने पीडीएफ दी है ना ऊपर, इसके अंदर आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट, जो हमारा मदरबोर्ड होता है उसके ऊपर जिसमें कंप्यूटर का पूरा सिस्टम काम कर रहा है, उसके बारे में। पीसी पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सुपर कंप्यूटर, जनरेशन। आईबीएम जो कंपनी है उसने सबसे पहला पर्सनल कंप्यूटर, व्यक्तिगत कंप्यूटर आईबीएम ने ही बनाया था। इस वाली पीडीएफ में, कौन सी वाली पीडीएफ में भाई, देखो इस वाली पीडीएफ के अंदर सारा का सारा दे रखा है भाई, वहां से पढ़ लेना, सब दे रखा है इसके अंदर। ये पेपर में पूछे जाने वाले सवाल है। इसके अलावा कंप्यूटर की लैंग्वेजेस की फुल फॉर्म्स मैंने नीचे लिखनी है। ब्राउजर्स, गूगल क्रोम एक ब्राउजर है, इंटरनेट एक्सप्लोरर एक ब्राउजर है, मोजिला फायरफॉक्स। आप कौन सा ब्राउजर यूज करते हो? ब्राउजर्स जिसके माध्यम से हम इंटरनेट पे जाते हैं, जैसे ये रहा मेरा, मैंने गूगल क्रोम खोल लिया, ये क्या है? ब्राउजर है, ठीक है। मैंने यहाँ पे इंटरनेट एक्सप्लोरर खोल रखा है, ये क्या है? ब्राउजर है, ठीक है। कंप्यूटर की लैंग्वेज। मेमोरी के साइज भैया याद कर लेना। देखो मेमोरी के साइज हम डेली बात करते हैं, वैसे तो पेपर में भी इस पे सवाल आएगा। हम कहते हैं हमारा 1 GB नेट खत्म हो गया। ध्यान रखो सबसे छोटा जो पार्ट है वो होता है बिट। बिट 4 बिट मिलके बनाते हैं निब्बल, एक निब्बल बनाते हैं। 8 बिट मिलके बनाते हैं एक बाइट को। 1024 बाइट मिलके बनाते हैं एक एमबी। एमबी सॉरी, एक केबी बनाते हैं। केबी का इक्वल टू होता है किलो बाइट। फिर 1024 केबी मिलके बनाते हैं एमबी, एक एमबी। एमबी होता है मेगाबाइट, बाइट। फिर 1024 मेगाबाइट मिलके बनाते हैं 1 GB। जीबी होता है गीगाबाइट। फिर 1024 जीबी मिलके बनाते हैं टीबी, टेराबाइट, टेराबाइट, ठीक है, टेराबाइट। ये पूरा आपको अच्छे से याद होना चाहिए भाई। ये पेपर में सवाल मेरे ख्याल से तो इसी पेपर में पूछा है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। कहाँ है भाई? ये रहा, देखो मैंने कहाँ देखा है, मैंने देखा है
इसमें ये सवाल आपके पेपर में पूछा गया है, तो वो आपको अच्छे से एकदम पढ़ लेना है। एमएस वर्ड, पावर पॉइंट, इन सब के बारे में बहुत से सवाल किए गए हैं। वो सारे के सारे मैंने आपसे पीडीएफ किसी और ने मुझे शेयर किए थे, मैंने आपकी तरफ आगे बढ़ा दिए। इसके अलावा एंड में एक बात उसके बारे में मैं और कहना चाहूंगा, तो वो मैं आपको बता दूंगा। वापस आ जाते हैं यहाँ पे, और क्या पड़ा हुआ है। कंप्यूटर की शॉर्टकट कीज, इंपॉर्टेंट कीज तो ये रही, देखो रैंडम, ये सॉरी ये लिखिए कंट्रोल एक्स वाई जेड। इसके अलावा और भी यहाँ पे गूगल में जाना और लिखना कंप्यूटर शॉर्टकट, कंप्यूटर शॉर्टकट कीज, देखो ये आ गई है ना। शॉर्टकट कीज की पीडीएफ कोई भी डाउनलोड कर लेना, पढ़ लेना, बहुत जरूरी है। पेपर में 2-3 सवाल या एक आध सवाल तो कहीं ना कहीं से साहब पूछ ही लेगा वो, कि भैया बताओ फलानी शॉर्टकी का क्या मतलब, ढिहानी शॉर्टकी का क्या मतलब। इसके बाद ये फुल फॉर्म्स कुछ दी हैं मैंने, और भी पूछ सकता है। विजुलाइज वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट, इस 21 नंबर पॉइंट को भी छोड़ देते हैं। देखो एक 21 नंबर पॉइंट छोड़ रखा है, एक वो जो रीजनिंग वाले सवाल जिसमें मैं अटक गया था वो छोड़ रखा है। ये दोनों मैं आपको बता दूंगा अभी, नहीं तो ग्रुप में शेयर करूंगा। टाइप्स ऑफ प्रिंटर पते होने चाहिए। कलर प्रिंटर होता है रंगीन, अगर कहीं लिखा है ग्रे स्केल, ग्रे स्केल का मतलब होता है ब्लैक एंड व्हाइट, ग्रे स्केल का मतलब होता है ब्लैक एंड व्हाइट। डॉट मैट्रिक्स, ये वो प्रिंटर है पुराने जमाने में चलते थे, खचखच 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 करके चलते थे। आप लोगों ने देखे किसी ने डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर? चलिए छोड़िए, टाइम नहीं, जल्दी चलते हैं। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लैंग्वेज के बारे में जावा, सॉफ्टवेयर पैकेज किसे कहते हैं, एक ऐसी डिब्बा जिसके अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, वो होते हैं सॉफ्टवेयर पैकेज। जैसे एमएस ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर कौन कौन से सॉफ्टवेयर है, वर्ड है, पावर पॉइंट है, एक्सेल है, ये सारे मिलकर क्या बनाते हैं, एक सॉफ्टवेयर पैकेज को बनाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि एमएस वर्ड किस काम आता है, लेटर लिखने के। एमएस ऑफिस किस काम आता है, उसमें पैकेज है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। एमएस एक्सेल कैलकुलेशंस के काम आता है। एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के काम आता है। एमएस की फुल फॉर्म माइक्रोसॉफ्ट है, महेंद्र सिंह धोनी वाला एमएस नहीं है। नेटवर्क के टाइप पता होने चाहिए, लैन, वैन, मैन, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये मैंने यहाँ पे लैन वैन की फुल फॉर्म ऑलरेडी दे दी है। आईएसपी किसको कहते हैं, आईएसपी की फुल फॉर्म है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आईएसपी मतलब जो हमें इंटरनेट की सुविधा देता है वो होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। एयरटेल है, बीएसएनएल है, वोडाफोन है, जियो है, आप सब जानते हैं। कंप्यूटर में वायरस आ जाते हैं। वायरस क्या करते हैं, हमारे कंप्यूटर की फाइलों को चुराने का प्रयास करते हैं, कंप्यूटर्स को खराब करने का प्रयास करते हैं, ये एंटीवायरस। और एंटीवायरस क्या करता है, उन वायरस से लड़के उन्हें हमारे कंप्यूटर से एलिमिनेट करने का काम करता है। हैकिंग आजकल आप देख ही रहे हैं, ओटीपी किसी को बताना नहीं है, पासवर्ड नहीं बताओगे तो हैक होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। फिशिंग करके आपको फुलाना ढिगाना मेल भेजना और लिंक पे क्लिक कर देना, ये सब काम हमें बचना होता है इनसे। इंटरनेट, www की फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब। www किसने बनाया था, इसके ऊपर पेपर में सवाल आ सकता है, तो ये मैंने ऊपर वहां पे वैसे लिख दिया है, और शायद यहां भी लिखा है, देखिए टिम बर्नर्स ली। www नहीं, WWE नहीं, टिम बर्नर्स ली ने www वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट का आविष्कार किया था। यूआरएल यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, HTTPS। तो देखो जब मैं कोई ये वेबसाइट खोलता हूं ना, अभी यहाँ ये देखो HTTPS लिखा आ रहा है, देखो मेरा कर्सर देखो, ये यहाँ HTTPS लिखा हुआ आ रहा है। देखो ट्रेंडिंग क्या चल रहा है, फ्री फायर, पूनम पांडे मरने का बहाना करा था इसने, अभी ये वो वाली न्यूज चल रही है। खैर, HTTPS, एस का मतलब होता है सिक्योर्ड, एस का मतलब होता है सिक्योर्ड से, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर्ड। मॉडेम, जो इंटरनेट जिसकी बत्तियां ब्लिंक करते रहते हैं जिससे इंटरनेट चलता है उसको कहते हैं हम मॉडेम। मॉडेम की फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। इंटरनेट एक्सप्लोरर, आईई, आईई मतलब इंटरनेट एक्सप्लोरर। विंडोज के अंदर जो डिफॉल्ट ब्राउजर होता है, जैसे हमारे मोबाइल के अंदर क्रोम आता है ना, हर कंप्यूटर के अंदर इंटरनेट एक्सप्लोरर आता है। साइबर सिक्योरिटी के ऊपर मैं एक लेक्चर लाइव आपके साथ लिया था मैंने। साइबर सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ओटीपी नहीं देना, आपको पासवर्ड शेयर नहीं करना, अच्छे पासवर्ड्स बनाने हैं, आपको अपनी फोटोज को संभाल के रखना है। इसका साइबर सिक्योरिटी का फादर कहा जाता है ऑगस्ट केकरॉफ को, ये हमको ध्यान रखना है।
एजेस वाला क्वेश्चन जो है, टोटल एजेस, ये क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर रहा है, जो मैं शायद ऑलरेडी आप लोगों से यहाँ डिस्कस कर चुका हूँ। ये वाला सवाल था तो वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। इसी तरीके के सवाल ये आपसे पेपर में पूछता रहेगा। ये वाले सवाल अगर नहीं भी आएंगे तो छोड़ के आ जाना, जितने आएंगे उतने करके आ जाना। और बाकी किस किस का क्या क्या काम होता है कंप्यूटर के अंदर, उसके ऊपर बहुत सारे सवाल यहाँ पे किए गए हैं, जिसके लिए मैंने आप लोगों से डिटेल्ड पीडीएफ शेयर कर दी है और आप लोगों को बहुत कुछ आता होगा। ये मैं आपसे ऑलरेडी पूछ सका हूं, 0 इसका आंसर होना चाहिए। अब जो 21 नंबर पे बचा ना, विजुलाइज वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट, तो मैं ये चाहता हूं आप लोगों से कि आप अपने मोबाइल में एमएस वर्ड या एमएस पावर पॉइंट जैसा कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लें और फिर देखें कि फाइल के अंदर क्या क्या ऑप्शन आ रहे हैं। एक बार जाएं और देखें डिजाइन में क्या आ रहा है, लेआउट में क्या आ रहा है, रेफरेंस में क्या आ रहा है। जैसे फॉन्ट का ऑप्शन है, ये है ना, इंसर्ट का ऑप्शन है, सॉरी, ये तो मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पे होम का ऑप्शन आ रहा है और यहाँ ऑप्शन आ रहा है होम में, आपको दिखाना चाहूंगा फॉन्ट। अब ये सवाल किया उसने कि फॉन्ट को अधिकतम कर सकते हो, देखो 72 ऑप्शन दे रखा है इसमें, 72 इसका राइट आंसर है। बोल्ड करने के लिए बी दबाना है, अंडरलाइन करने के लिए यू दबाना है, या किसी को सेलेक्ट करके कंट्रोल बी दबाओगे तो बोल्ड हो जाएगा। ये चीज एक दिन में सीखने वाली तो किसी भी तरीके से नहीं है, बट जहां तक हो सका है कंपाइल करा है। आप वर्ड में जाओ, अपने कंप्यूटर के अंदर कोई एक्सेल का कोई भी अगर आपको मिलता है, जैसे मैं, ये मेरी रिकॉर्डिंग चल रही है, यहाँ मैं आपसे एक्सेल ये खोल देता हूँ। एक्सेल के अंदर जाओ, पेज लेआउट देखो, पेज लेआउट में ऑप्शन आते हैं ओरिएंटेशन और लैंडस्केप। साइज देखो, साइज में A4 का साइज क्या होता है, मार्जिन्स कौन कौन सी, नॉर्मल वाइड नैरो मार्जिन्स का ऑप्शन होता है, और फॉर्मूला डेटा, इस तरीके के एक बार अपने फोन में डाउनलोड करके जनरल ओवरलाइन देख लो। और जो पीडीएफ शेयर करी है वो हालांकि वैसे तो किसी आगरा कॉलेज के स्टूडेंट ने शेयर की थी, बट वो पीडीएफ जो है वाकई में मेरे को तो लगा कि मतलब सही तरह की पीडीएफ है, तो वो आप लोगों के काम आ सकती है। मैंने ग्रुप्स में ऑलरेडी शेयर कर दिया आप लोगों को, अगर नहीं किया तो अभी मैं फिर से कर दूंगा। तो ये वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको हर हाल में कवर के करके चलने हैं। ओवरव्यू जरूर ले लेना, 21 नंबर पॉइंट विजुलाइज जरूर कर लेना, उसमें से बहुत सारे सवाल पूछे हैं। पता होना चाहिए सीपीयू का बेसिक काम क्या है। अगर हम कोई डेटा डालते हैं कंप्यूटर के अंदर, हम कुछ भी डाल रहे हैं, तो वो कहाँ प्रोसेस हो रहा है, एएलयू में प्रोसेस हो रहा है, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट में। कहाँ से उसका रिजल्ट निकल के आता है, कंट्रोल यूनिट उसको इधर उधर भेजती है। ये सारी बेसिक चीजें जो हैं हमें पता होनी चाहिए। ओवरनाइट तो आई एम सॉरी समझना पॉसिबल नहीं होगा, बट जो टेक्स्ट आपके पास है, जो मॉडल्स आपके पास हैं, जो बुक्स आपके पास हैं, उनको मिला मुलू के लगभग आप लोग पूरा कर लेंगे। ये जो मैंने आपको 30 पॉइंट दिए हैं, ये वो पॉइंट दिए हैं जो आप पेपर में छोड़ के नहीं जा सकते यार। इसके ऊपर से ही आपको 50 क्वेश्चन का या 60 क्वेश्चन का जो टारगेट है आप लोग अचीव कर पाएंगे। जैसे डॉक एक्स लिखा है, एक्सेल एक्स लिखा है, पीपीटी, ये क्या है, ये देखो, जैसे मेरा एमएस वर्ड का कोई डॉक्यूमेंट यहाँ पे सेव होगा है ना, इसको मैं करता हूँ, प्रॉपर्टीज में जाता हूँ इसकी, तो देखो ये कौन सा डॉक्यूमेंट है, यहाँ लिखा है डॉक एक्स। तो आपसे पेपर में सवाल पूछेगा डॉक एक्स डॉक्यूमेंट कौन सा होता है, एमएस वर्ड का डॉक्यूमेंट डॉक से डॉक एक्स डॉक्यूमेंट होता है। आपसे पूछेगा एमएस एक्सेल का क्या होता है, एक्सेल एक्स एक्स होता है। कोई पीपीटी होगी उसका क्या होता है, पीपीटी एक्स होता है। तो फटाफट से इसी के साथ मैं इस वीडियो को आज कंपाइल करके खत्म करता हूँ। आप प्लीज 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 ये ध्यान रखिए कि ये जो मैंने आपसे आपको ओवरव्यू दिया है, इसको देख लें। जो मैं आपसे पेपर ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं दूसरे वीडियो के माध्यम से, इस पिछले वाले पेपर को देख के जाएं। इसके इसके दो पेपर है मेरे पास, एक नहीं, मैंने दो पेपर शेयर किए हैं। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, बीए ऑल सेमेस्टर्स में एनालिटिकल एबिलिटी का बीए का, और बीकॉम बीएससी में भी यहाँ बीएससी में पढ़ा होगा आई थिंक, एनालिटिकल एबिलिटी को करिकुलर करके, देखो बीएससी बीकॉम को करिकुलर, ये भी यहाँ पे तो फूड न्यूट्रिशन का फर्स्ट सेमेस्टर, मतलब मैंने कुल मिला के दो शेयर ऑलरेडी कर दिए हैं। ऑलरेडी मैं दो दो शेयर कर चुका हूं। तो आप लोगों को ये देखना है कि ये दोनों पेपर जो हैं आप हर तरीके से देख के ही जाएं, इससे आपको आइडिया हो जाएगा पेपर में क्या आने वाला है। आपके पेपर के लिए ऑल द बेस्ट। अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो आई होप आप लाइक करेंगे, कुछ भी बुरा लगा हो तो आई एम रियली सॉरी। मैं ट्राई करूंगा कि हम और इम्प्रूव करें। और 6 सेमेस्टर का बड़ा ही मजेदार सा कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का टॉपिक है, बड़ा बढ़िया से करेंगे। थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर जेन्युइनली टफ को करिकुलर सब्जेक्ट्स हैं, बट आई एम श्योर कि हम लोग मिलके इससे आगे निकल जाएंगे। आपके रिजल्ट के लिए ऑल द बेस्ट कहता हूँ और आज आपसे विदा लेता हूँ। ऑल द बेस्ट। देखो फिजिकल एजुकेशन योगा भी यहीं पढ़ा हुआ अभी। ऑल द बेस्ट गाइस, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। ओ, कंप्यूटर चलाना सीख लो।